बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा हरियाणा बोर्ड है उसके हम डिस्कस करेंगे 2020 से लेकर 2025 तक के सारे ही क्वेश्चन। और CBSE में जितने भी एग्ज़ाम्स के अंदर पिछले 10 सालों में जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन आए हैं, आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे हम आपको ये भी सिखाएंगे कि एग्ज़ाम के अंदर आपने क्वेश्चन किस तरीके से लिख के आने हैं, किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो सारे ही PYQs मैंने इन स्लाइड्स के अंदर कवर कर लिए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आज हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो हमारा जो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे HBSC के PYQs को डिस्कस, ठीक है, जो कि हमारे रहेंगे 2020 से लेकर 2025 तक के जो एग्जाम में आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राइट द रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल, कि मरकरी सेल की रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मरकरी सेल दिखता किस तरीके से। देखो, जो हमारा घड़ियों के अंदर जो सेल डलता है ना, जो बटन टाइप का सेल होता है, उसे कहा जाता है मरकरी सेल। और इसी का दूसरा नाम होता है बटन सेल। दूसरा नाम होता है इसका बटन सेल। तो जब हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पे आपको डायग्राम भी सिखाया था कि ये इस तरीके से दिखता है। देखो, इस तरीके से एक टाइप का बटन की तरह ये दिखता है और यहाँ पे ऊपर छोटी सी कैप होती है। तो ये जो कंटेनर बना होता है वो बना होता है जिंक अमलगम का, और ये एज ए बिहेव करता है एनोड की तरह। और जो यहाँ पे जो हमारी कैप होती है वो बनी हुई होती है मरकरी ऑक्साइड प्लस में कार्बन की, और ये बिहेव करती है हमारी कैथोड की तरह। और जो इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो फिल किया जाता है KOH, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम बना दिया है, वैसे इसका एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन बतानी है कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलेगी और कैथोड के ऊपर कौन सी चलेगी, फिर हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख देनी है। तो होता क्या है, एनोड के ऊपर होती है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ पे जो KOH, देखो जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यहाँ पे लिया गया है उसमें से 2 OH आयन के साथ में मिलके, एक तो देखो ये जो जिंक है ये इस एक ऑक्सीजन से मिलके तो बना देगा जिंक ऑक्साइड। अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बच गए और 1 ऑक्सीजन बच गया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है यहाँ पे जिंक। कैसे करेगा, देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो यहाँ पे +2 आएगा। +2 का मतलब होता है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो एनोड के ऊपर तो ये रिएक्शन चल जाती है हमारी। और कैथोड के ऊपर क्या होता है कि ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल और 2 ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, इनको जो ये यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड था वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, मरकरी तो बाहर निकल जाता है एज इट इज, देखो ये निकल गया। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक H आयन निकलेगा, दूसरा OH आयन निकलेगा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन होती है। तो 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाते हैं, दोनों OH बन जाते हैं। तो ये बन गया यहाँ पे। और फिर हम क्या करते हैं, इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। देखो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, देखो जो राइट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड को काट देता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इससे ये कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और 2 OH आयन से 2 OH आयन कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, जिंक मरकरी ऑक्साइड, देखो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और उस साइड क्या बचा है, जिंक ऑक्साइड प्लस में मरकरी। तो ये हमारी बन जाती है ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन लिख के आना होता है, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, 1 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे, कि फेराडे की टर्म्स में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है आपने, 20 ग्राम तो कैल्शियम प्रोड्यूस करेंगे आप मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से, और 40 ग्राम आपने एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है मोल्टन Al2O3 से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो एक फेराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो सिंपल, अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक अगर आपको बताऊं विदाउट पेन, आप पेन उठाए भी इसका आंसर कर सकते थे। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। अब जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जानी होती है उसे हम X मान लेते हैं। प्लस में क्या लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 2 लगा देते हैं क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, और बराबर में क्या लिखते हैं आप, 0 लिखते हैं।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -2 उधर जाएगा तो +2, यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +2। इसका मतलब अगर ये क्या करेगा, अगर इसको डिपॉजिट कराना है, अगर इसको प्रोड्यूस कराना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम बनेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर उसे जरूरत पड़ती है तो 1 फैराडे की चार्ज की जरूरत पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है तो 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे कैल्शियम को डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होगा, तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका मास नंबर होता है 40। तो 40 ग्राम जो कैल्शियम है उसको डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ रही है। तो अब इसने पूछा है कि 20 ग्राम के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी। तो 40 के लिए अगर 2 फैराडे की जरूरत पड़ रही है तो 20 के लिए कितनी पड़ेगी, आधा होगा, यानी 20 ग्राम के लिए यहां पे जरूरत पड़ेगी 1 फैराडे चार्ज की। तो बस ये इसका आंसर हो जाता है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया गया है वो देख लेते हैं। देखो एटॉमिक मास इसने बता दिया कैल्शियम का 40 ग्राम हो गया। सबसे पहले इसने मोल्स निकाल लिए कैल्शियम के। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 20 दिया गया है, देखो ये दिया गया है, और मोलर मास इसका 40 होता है, यानी एटॉमिक मास को ही ये मोलर मास बोल रहा है। जैसे ही इसको सॉल्व कराया 0.5 मोल आ गया। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या किया कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव अगर डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी कैल्शियम बनेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव आई थी तब जाके इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो 1 मोल कैल्शियम को कितने जरूरत पड़ रही थी, 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ी। तो 0.5 मोल के लिए कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दी 1 फैराडे। देखो वही आंसर आ गया ना। तो ये है मैथमेटिकल तरीका, वो मैंने शॉर्ट में बता दिया। सिंपल आप इसका भी कर सकते थे। देखो अब यहाँ पे जब आप एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आपको आती होगी, अगर आपको नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा देंगे। ठीक है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि किसको ऑक्सीडेशन स्टेट आती है किसको नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Al2O3। अब जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मैंने x मानना है। तो कितने एल्यूमिनियम है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। प्लस में 3 ऑक्सीजन है और एक के ऊपर चार्ज होता है -2, और बराबर में आप लिखेंगे 0। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी -6 हो गया, -6 वहाँ जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 क्या चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 6/2 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, और +3 का अगर आप डिपॉजिट कराओगे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब इसको रिक्वायर कितने फैराडे चार्ज होगा, तो 3 फैराडे चार्ज की इसको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27। तो 27 मोलर मास के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है, 3 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ रही है। और इसने मुझसे पूछा है कि 40 ग्राम के लिए कितना होगा, है ना। तो 27 के लिए 3 फैराडे की जरूरत पड़ रही है, तो 1 के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, 3/27। और अगर 40 के लिए जरूरत पूछ रहा है तो 3/27 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4.44। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं। देखो एटॉमिक, देखो अब इसका तरीका देख लेते हैं कितना आया है। तो एटॉमिक मास इसने बता दिया एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। मोल्स इसने निकाले, गिवन मास बाय मोलर मास कर दिया तो 1.48 मोल आ गए। और रिएक्शन में फर्दर कहता है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उसकी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, एल्यूमिनियम बन गया। तो 1 मोल के लिए कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड हुए, 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड हुए। तो इतने मोल के लिए कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर होंगे, तो 3 फैराडे से इसकी मल्टीप्लाई करवा दी, यानी 4.44 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, हमने भी तो यही निकाला था, देखो करके देख लो। यानी इसको 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा, 120 बाय, और नीचे क्या है 27 है, तो 27 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितने पे कट रहा है ये, तो ये कटेगा 4 पे काट के देखो, क्योंकि 4 पे ही कटेगा। देखो 4 7 चौक 28 का 8 हासिल पाई 2, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो 108, यानी 108 आ रहा है, बचेगा कितना, 12 बचेगा। तो फिर से 120 बचेगा, तो फिर से 4 पे कटेगा, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो यही आंसर आएगा आपका। तो दोनों में से ही आप कोई सा भी तरीका यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द फ्यूल सेल, कि फ्यूल सेल क्या होते हैं और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर द अदर सेल, कि दूसरे सेलों के ऊपर हम फ्यूल सेल को ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं। तो फ्यूल सेल हमारे कौन से होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूल यानी ईंधन।
ईंधन से बना हुआ सेल हमारा क्या कहलाता है, फ्यूल सेल कहलाता है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है फ्यूल सेल का वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि फ्यूल सेल वो होते हैं जो क्या करेंगे, जो फ्यूल से जनरेट एनर्जी को, देखो ईंधन से जनरेट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि फ्यूल सेल्स आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि जो केमिकल एनर्जी हमें फ्यूल से मिलती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर यहाँ पे इसके एडवांटेजेस बता दो, क्योंकि इसने एडवांटेजेस पूछे हैं कि दूसरे सेल से हम इनको ज़्यादा तवज्जो क्यों देते हैं। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि ये क्या होते हैं, हाई एफिशिएंसी होते हैं, एज एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे ये नहीं होता है कि कुछ एक एनर्जीज वेस्ट होती हैं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इसकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की, और यहाँ पे लगभग 70% इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं, इससे कोई भी पॉल्यूशन यहाँ पे जनरेट नहीं होता है, और इसके अंदर वाटर भी बनता है, फ्यूल सेल के अंदर हमें वाटर भी मिलता है जो कि एस्ट्रोनॉट्स वगैरह पीने के लिए, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पॉइंट में आप बता देंगे कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड, जैसे जैसे हम फ्यूल उसको सप्लाई करते रहेंगे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना है, ये हमारे HBSC बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द कंडक्टिविटी ऑफ, अब देखो इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, देखो क्या कहता है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे इसके पीछे क्या लगा दिया, मोलर लगा दिया, और मोलर लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या दी गई है, हमें कंसंट्रेशन दी गई है, और कंसंट्रेशन को ही हम कहते हैं मोलैरिटी, यानी हमें मोलैरिटी दी गई है 0.20 मोलर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हम वैल्यूज बताएंगे आपको। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है, इतने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे ये दे दी उसने कंडक्टिविटी की वैल्यू, यानी ये वैल्यू किसकी दी गई है, कापा की वैल्यू दी गई है। कापा को ही हम कंडक्टिविटी बोलते हैं और इसको इस तरीके से के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कापा की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी निकाल के दिखाओ, तो मोलर कंडक्टिविटी का आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में वैल्यू किस किस की आ चुकी है, तो हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, और कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी हमें इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, देखो हमने यहाँ पे कर दी है इस फॉर्मूले के अंदर, मल्टीप्लाई में 1000 है तो हमने 1000 यहाँ पे लिख दिया है, और मोलैरिटी की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी है, तो 0.20 मोलर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। जैसे ही हम इन सारी टर्म्स को सॉल्व करते हैं हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाती है 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और यहाँ पे आपने ये वैल्यूज भी याद रखनी है, देखो जो ये यूनिट है ना, ये यूनिट आपने याद रखनी है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इसकी यूनिट रहेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहता है कि कंसिडरिंग कोरोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम मान लेते हैं कि जो जंग लगना है, जो लोहे पे जंग लगना है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल का सिद्धांत है। एक्सप्लेन कोरोजन ऑफ आयरन बाय गिविंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड।
और हमें आप बताइए कि किस तरीके से एनोड और कैथोड पर रिएक्शन चलती है। तो देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मेनली जंग लगना होता है, और कोरोजन जो होता है उसे हम कहते हैं कि स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, कि धीरे धीरे किसी भी धातु को खाना क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। और वो धीरे धीरे कैसे खाई जाएगी, तो कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एसिड रेन हो गया, वाटर हो गया, है ना, सॉल्टी वाटर हो गया, इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं, मॉइस्चर वगैरह हो गया, उनमें हमारी जंग लग जाती है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम लोहा लेके आते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास में पहले नया लोहा था, फिर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर वो बना लेगा आयरन ऑक्साइड। यानी पहले क्या था, लोहे की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, फिर क्या हो गई, +2 हो गई। यहाँ पे जब आप देखोगे फर्दर वो ऐसे ही पड़ा रहा, हवा के अंदर पड़ा रहा, तो वो और ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया, यानी फिर वो बन गया Fe2O3 बन गया। इसके अंदर इसकी ऑक्सीडाइज हो गई, +3 के अंदर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उस पर पानी वगैरह डल गया, हवा यानी मॉइस्चर वगैरह आ गई, एसिड रेन वगैरह हो गई। तो जैसे ही पानी उसके ऊपर डल जाता है तो वो फॉर्मूला बना लेता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। यहाँ पे ये X है, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बन जाता है रस्टिंग का फॉर्मूला, यानी लोहे के ऊपर जंग लगने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं कि लोहा मेनली क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हमसे वो पूछ रहा है कि एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन बताओ। तो एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो देखो किस तरीके से इसने ऑक्सीडेशन की है, पहले यहाँ पे एक लाइन पढ़ लेते हैं कि कोरोजन ऑफ आयरन, कि लोहे के ऊपर जो जंग लगना है अकर्स, वो होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज। वो एनोड और कैथोड के ऊपर क्या चलती हैं, कुछ एक रिएक्शन चलती हैं जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, तो उनकी वजह से होता है। तो एनोड पे चलती है ऑक्सीडेशन। अब देखो एनोड पे लोहा क्या हुआ, लोहा Fe2 पॉजिटिव के अंदर बदला, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पे गया है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाई है, यहाँ पे उसने आयनिक फॉर्म के अंदर रिएक्शन ली है, ये यहाँ पे। फिर क्या होता है, फिर कैथोड के ऊपर दूसरी रिएक्शन चलती है। अब कैथोड के ऊपर क्या होगा, या तो वाटर खुद ही आयनाइज हो जाता है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितने भी निकलते हैं ना उन सारों को एक्सेप्ट कर लेता है, और हवा भी मिल जाती है, देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और वाटर मिलके उन इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और 4OH आयन बना लेते हैं। तो ये 2 रिएक्शन हमारी चलती हैं, एक एनोड के ऊपर चलती है, दूसरी कैथोड के ऊपर चलती है। फर्दर यहाँ पे कहता है कि Fe2 पॉजिटिव जो आयरन 2 पॉजिटिव है रिएक्ट्स फर्दर, वो दोबारा से रिएक्ट कर लेता है टू फॉर्म हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना लिया, फिर यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना दिया। तो ये क्या बन रहा है, ये रस्टिंग का फॉर्मूला बन रहा है मेनली। तो इस तरीके से आपने ये आंसर देना होता है। फर्दर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर, कि हमारे पास में कोई सेल दिया गया है, देखो जिसके अंदर ये रिएक्शन उसने दे दी है, आप इसको देख लेंगे। फर्दर कहता है हमें गिवन वैल्यूज क्या दी गई हैं, E0 सेल की वैल्यू दी गई है एक तो, और आपने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला होता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो -NF E0 सेल के बराबर होती है। यहाँ पे उसने गिब्स फ्री एनर्जी हमसे पूछी है और वैल्यू हमें किस किस की दी गई है, तो N क्या होता है, देखो N होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड आउट करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो देखो आयरन कितना है, आयरन यहाँ पे 3 पॉजिटिव है और यहाँ पे आयरन है 2 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, 2 पॉजिटिव पे जा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, तभी 2 पॉजिटिव के ऊपर यानी एक की कमी हुई है ना। तो कितने आयरन जा रहे हैं, देखो 2 आयरन जा रहे हैं, 2 आयरन पहुंच रहे हैं, इसका मतलब एक एक आयरन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो N की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फर्दर है फेराडे, और फेराडे की वैल्यू हमें पता होती है 96,500 कूलम्ब होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ही वैल्यू लिखी हुई है। और नेक्स्ट दिया गया है E0 सेल, तो E0 सेल की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन कर दी। तो सिंपल आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 45,548 जूल पर मोल। या तो आप यहीं पे छोड़ दें इस क्वेश्चन को, यदि आपने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दें 1000 से, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी -45.5 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंपैरिजन टू ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आपको 0.01 मोलर का सॉल्यूशन दे दिया गया है ग्लूकोज का। फर्दर कहता है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन इज,
कहता है कि आपको देखो एक तो दे दिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन, और ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे दिया, दूसरा आपको दे दिया MgCl2 का सॉल्यूशन। तो MgCl2 को अगर आप वाटर के अंदर डालेंगे तो ये टूटेगा Mg2 पॉजिटिव के अंदर और 2Cl नेगेटिव के अंदर, सिंपल सी बात है। और ग्लूकोज को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो हमें ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन मिलेगा, ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा घटेगा, डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे कम होगा, ये बात हमसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो मेनली डिपेंड करता है वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर। जितना ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ग्लूकोज के यहाँ पे अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालोगे तो देखो पहले कितने थे, पहले थे 1, बाद में डिसोसिएट होने के बाद में कितने हो गए, 1 ही हुआ। देखो जैसे ही हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को पानी के अंदर डाला तो ग्लूकोज सॉल्यूशन बना, यानी आफ्टर डिवाइड में बिफोर कर लेते हैं आप, यानी बाद में भी हमें 1 ही यूनिट मिली, पहले भी हमें 1 ही यूनिट मिली। तो यहाँ पे ग्लूकोज के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बनती है 1, और दूसरे के लिए जब आप यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो बाद में देखो बाद में कितने हुए हैं, 1 आयन तो मैग्नीशियम का है और 2 आयन क्लोरीन के हैं। तो यहाँ पे टोटल आयन हुए 3, और पहले कितने थे, मैग्नीशियम क्लोराइड 1 ही कंपाउंड था, तो 3/1, यानी आई की वैल्यू आ गई 3। तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, ज्यादा वैल्यू मैग्नीशियम क्लोराइड की है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 गुना डिप्रेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अबाउट 3 टाइम्स। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा मेनली सॉल्यूशन यूनिट का था, ये इसके अंदर वैसे ही आ गया, सॉरी, ठीक है। तो फिर भी आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ये भी आपका सॉल्यूशन यूनिट के अंदर का ही है, ये शायद रहता था तो हमने इसके अंदर डाल दिया है इसको। देखो हेनरी लॉ हमें क्या कहता है, ये क्वेश्चन है हेनरी लॉ के ऊपर, और हेनरी लॉ ने हमें क्या बताया था, हेनरी लॉ ने बताया था कि कोई भी गैस सॉल्युबल, देखो ये गैस की सॉल्युबिलिटी बता रहा है, ठीक है, कोई भी गैस सॉल्युबल उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो P = लग जाता है KH जाई, जाई होती है सॉल्युबिलिटी, KH होता है हेनरी कांस्टेंट और P होता है प्रेशर। तो जब मैं यहाँ पे KH की वैल्यू निकालूंगा तो KH की वैल्यू बन जाएगी P/में जाई, यानी सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है KH की वैल्यू। तो देखो KH की वैल्यू हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी के, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होगी, और गैस की सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखो कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, कि हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो देखो मैंने अभी अभी बता दिया, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ही है, बाकी के ऑप्शन हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमारे पास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब बिहेव करेगी। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो वो होती हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सी होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, वही होती हैं हमारी। तो यहाँ पे मेनली अगर कोई हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वो कब बिहेव करेगी, जब मैं केमिकल यानी केमिकल एनर्जी में क्या करूं, उसमें अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो बाहर से देने वाला जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, अगर मैं ज़्यादा प्रोवाइड कर दूंगा सेल से, तो क्या होगा, तब जाके वो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। इसको आप जनरल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन शुरुआत में मान लेते हैं कि मेरे पास में 100% चार्ज है। जब वो 100% चार्ज है तो क्या मैं उसे चार्जिंग पे थोड़ी लगाऊंगा, उसे हटा के मैं क्या करूंगा, उसका यूज़ करूंगा। तब क्या होगा, फ़ोन की बैटरी क्या करेगी, फ़ोन की बैटरी से यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जनरेट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन डाउन हो जाता है,
जैसे ही वो फ़ोन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट करवाना शुरू कर देते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करवाना शुरू कर देते हैं। यानी पहले तो वो फ़ोन बिहेव कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, बाद में वो बिहेव करने लगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। तो ये कब बिहेव करने लगा, जब उसकी बैटरी डाउन हो गई थी तो हमने ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी उसे देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो ये भी आपका सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है, ये फिर से आ गया है बीच में, कर लेते हैं इसको भी एक बार। क्या कहता है कि व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, कि मान के चल रहे हैं हमने NaCl को पानी के अंदर ऐड कर दिया। तो देखो ये मैंने बीकर ले लिया एक, यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, और पानी के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया। तो ये आयन जनरेट करेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे ही आयन जनरेट करेगा ये पानी के अंदर ऊपर आयन मतलब अपना सरफेस एरिया कवर करने लग जाएगा ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सीधी सी बात है कि जैसे ही हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाता है, डिप्रेस यानी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड में क्या कहता है, द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, कि जैसे जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड किया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया यानी कम हो गया। तो ये बात भी बिल्कुल प्रूव है, क्योंकि हमारी जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसमें यही कहता है कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या होने लग जाता है, लो होने लग जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो 10th क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। आपने क्या बतानी है, मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन बतानी है ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसेंट्रेशन थ्रू ग्राफ। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहेगा, हमने देखो वैसे फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, हमें पता है कि एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे ही हम डाइल्यूशन कर देते हैं, जैसे ही हम डाइल्यूशन कर देते हैं वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और अगर वो एक बार कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वो एक ही बार में जितनी कंडक्टिविटी उसने देनी थी वो धीरे धीरे करके एक ही बारी में दे देगा। तो देखो यहाँ पे ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी देखो ये बढ़ती जा रही है, देखो ये बढ़ती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा होगा जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा, यानी उससे मैक्सिमम वो नहीं जा सकता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप क्या बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, जितना होते हैं जैसे 100 हैं तो 100 के 100 वो टूट जाते हैं। ऑन डाइल्यूशन, जैसे ही हम डाइल्यूशन कर देंगे इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब सीधी सी बात है, जैसे मान के चल रहे हैं मेरे पास में पानी है, पानी के अंदर मैंने जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डाला वो दो आयन के अंदर टूट गया, एक तो A पॉजिटिव और दूसरा B नेगेटिव। अब जैसे ही मैं उसके अंदर और ज़्यादा पानी डालूंगा, यानी पहले 1 लीटर पानी था अब 2 लीटर पानी हो गया, तो 2 लीटर पानी के अंदर जो आयन है उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी उनके बीच की दूरी। और डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो इंटरआयनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा उनमें, मतलब बढ़ जाएगा, यानी दूर दूर वो चले जाएंगे। तो यही बात वो कह रहा है कि इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या है, घट जाएगा, क्योंकि वो दूर दूर चले जाएंगे। और अगर वो दूर दूर चले गए तो उनको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी, और जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे। और ग्राफ के अंदर वो क्या कहता है कि जैसे हम ग्राफ बनाएंगे मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये ड्रॉ करके दिखाया आपको। और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लग गई। और एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही हमने पानी डाला वो क्या हो जाती है, उसके बहुत सारे आयन टूट जाते हैं। और जब बहुत सारे आयन टूट जाते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो एकदम से आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखो यहाँ पे हमने ग्राफ के थ्रू देखो किस तरीके से ग्राफ में है, जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन किया कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके आयन टूट रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जैसे ही डाइल्यूशन किया उसके सारे के सारे आयन एकदम से टूट गए। तो देखो ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, कहीं पे मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। तो यही रीजन है कि हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो वैल्यू मिल जाती है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू नहीं मिलती है, ये बात वो कहता है। तो देखो
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, वो धीरे धीरे आयोनाइज होते हैं। ऑन डाइल्यूशन, जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन इंक्रीजेज शार्पली, वो एकदम से बढ़ जाती है, टूटने की क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, और जो ग्राफ है वो आपको हाईली कर्व्ड दिखाई देगा, देखो इस तरीके से दिखाई देगा, एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे आपने आंसर्स करना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले हम नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। कहता है कि जो कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी को हम काप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वैल्यू होती है वो डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, तो ये कहता है कि डाइल्यूशन करते समय जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? देखो जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड करती है कि यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितने आयंस प्रेजेंट हैं, यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितने आयंस प्रेजेंट है। जैसे हम ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में एक बीकर है, अब बीकर में मैं मान के चलता हूं, पहले मेरे पास में मैंने जैसे ही आयन लिए थे ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, लेकिन मैंने इसके अंदर पहले पानी डाला था 1 लीटर। अब जब मैंने 1 लीटर पानी डाला तो जितने आयन टूटने थे वो टूट चुके, यानी 2 आयन के अंदर टूटे थे, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आ रही थी ना, वो कितने आयन की वजह से आई, 2 आयन की वजह से आई, और कितने लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर। तो कंडक्टिविटी आई 2 आयन की वजह से, यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई 2। फर्दर हम कहते हैं कि मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन कर दिया, यानी अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया 2 लीटर, यानी 1 लीटर और बढ़ा दिया। तो अब जो कंडक्टिविटी आएगी, कंडक्टिविटी तो 2 ही आयन की वजह से आएगी, वो थोड़ी बड़े हैं, हमने डाइल्यूशन ही तो किया है। तो 2 आयन की वजह से आई कितने पानी के अंदर, 2 लीटर पानी के अंदर। तो अब आप 2 से 2 काटेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी 1। तो क्या हुआ, पहले 2 थी अब 1 आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन किया, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए। तो आप लिखेंगे ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, कि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, इसीलिए कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये आपने इस तरीके से लिखना होता है। अब हम देखो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं कि ऊपर वाले में क्या कह रखा है। तो ये कहता है कि राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन। सबसे पहले तो नर्नेस्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो इसको, ठीक है। आपको पता ही होगा नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n और log ऑफ q, ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। और q क्या होता है, q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमने लिख दी। फर्दर कहता है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298, और आपने निकालना है कि ईएमएफ सेल निकालो 298 केल्विन, यानी इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और हमें दे क्या रखा है, तो हमें देखो ये रिएक्शन दे दी है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे दी, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे दी, और यहाँ पे ये हमें वैल्यूज दे दी हैं। तो सबसे पहले हम ई सेल निकालने के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले ई नॉट सेल, और पता करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो ई नॉट सेल के निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आप लगा देंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखो आपने ये करना कैसे है, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेनी है। और ई नॉट सेल की वैल्यू का हमारा निकालने का फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें तो यहाँ पे 2 वैल्यूज दी गई हैं, एक तो यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है मैग्नीशियम की, और दूसरी वैल्यू हमने ये दी गई है। तो आपने इन दोनों में ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है। देखो सिर्फ देखो, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको, जो वैल्यू ज़्यादा है ना, जो वैल्यू आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है वो वैल्यू यहाँ पे कैथोड की होगी, वो वैल्यू किसकी होगी, कैथोड की। और जो वैल्यू आपको यहाँ पे कम दिखाई देती है वो वैल्यू किसकी होगी, एनोड की होगी। बस ये बात आपने देखनी है। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, माइनस वाली वैल्यू कम होती है। तो आपने कैथोड की जगह पे देखो यही वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पे ये कर रखी है, जैसे कैथोड की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, और माइनस में, और माइनस की वैल्यू ये है, तो माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब आप प्लस करेंगे तो 2.71 वैल्यू आ जाएगी किसकी, ई नॉट सेल की। अब आपने क्या करना है, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। जैसे मैंने बताया कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n और log ऑफ q। और log ऑफ q क्या होता है, तो log ऑफ q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मैग्नीशियम 0 से कहाँ जा रहा है, 2 पॉजिटिव के ऊपर जा रहा है। और 2 पॉजिटिव के ऊपर कौन जाता है, तो एनोड जाता है। एनोड के ऊपर रिएक्शन चलेगी, तभी ऐसा हुआ होगा। देखो किस तरीके से कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कहाँ गया होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव पे कब गया होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे। और कॉपर 2 पॉजिटिव से कहाँ गया है, 0 के ऊपर जा रहा है। देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये चली होगी कैथोड के ऊपर रिएक्शन। और कैथोड के ऊपर रिएक्शन कैसी चली होगी कि कॉपर 2 पॉजिटिव ने जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया होगा, कॉपर बना दिया होगा। तब जाके हमने ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी होगी। और ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले कट जाएंगे, है ना। और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी जाएंगी। तो आप लिख देंगे मैग्नीशियम जमा में कॉपर 2 पॉजिटिव, और एरो की साइड आप लिखेंगे फिर कॉपर जमा में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और जो चीज़ें हमारी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में होती हैं वो एक्वियस मीडियम के अंदर मानी जाती हैं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हम सॉलिड स्टेट के अंदर मानते हैं। और सॉलिड स्टेट की कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन नहीं लिखनी होती है, हम मेनली लिखेंगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड में कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमने लिख दिया इनकी वैल्यू। अब हमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी दे रखी है, कॉपर 2 पॉजिटिव की भी दे रखी है। देखो ये दे रखी है, यहाँ पे लिख रखी है, कॉपर 2 पॉजिटिव की ये दे रखी है, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की ये दे रखी है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी है, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 ही वैल्यू आएगी इनकी। तो यहाँ पे 10 हो गया। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बिल्कुल ही कट जाएगा। और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, देखो n कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख के भी दिखाया ना आपको कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कितनी हो रही है, 2। आपने दोनों जोड़ने नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं ना मैग्नीशियम के द्वारा निकले हैं, वही इसने कॉपर ने एक्सेप्ट किए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने लिख रखा है n की जगह पे। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2.68 क्या आ गया, वोल्ट आ गया, इसका ई सेल की वैल्यू आ गई। और यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कह दिया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब है कि उसने हमसे पूछा है ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला हमारा सेम है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मैंने पहले ही बताया कि कैथोड की वैल्यू कौन सी होगी, जो इन दोनों में से आपको क्या दिखाई देगी, ज़्यादा वैल्यू दिखाई देगी, वही होगी कैथोड की वैल्यू। तो देखो ये तो है -0.74, ये है -0.40। तो जो जितना ज़्यादा नेगेटिव में जाता जाता है उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। तो ये क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी में से ये छोटी घटा देंगे। आप देखो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है कि -0.40 में से माइनस कर दिया -0.74, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.34। ये आ गया आपका ई नॉट सेल की वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो उसने पूछी गई थी। ठीक है, फर्दर आपसे क्या पूछा है, इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें यहाँ पे रिएक्शन दी गई है कि ये रिएक्शन चल रही है, और कैलकुलेट करनी है आपने गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये आपने याद कर लेना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा -NF ई नॉट सेल, और n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, f होता है फैराडे जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 96,500। देखो फैराडे की वैल्यू हमें पता ही होती है 96,500। और ई नॉट सेल की वैल्यू हमने अभी निकाली है, देखो ये निकाल रखी है 0.34। और n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन से पता करना है आपने कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका निकालने का। देखो क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +3। तो इसका मतलब 0 से +3 पे गया है, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा तरीका है ना। तो 6 आ गई इसकी n की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी आपने, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। देखो ये वैल्यू कितनी है, 1,96,860 जूल, ये वैल्यू आ गई है। और अगर आपने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो आपकी ये किलो जूल के अंदर वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपने सॉल्व करना है इस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि डिफाइन कोलरॉच लॉ। आपने कोलरॉच लॉ बताना है बाय टेकिंग सुइटेबल एग्जाम्पल। देखो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ कोलरॉच के बारे में, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़ा था। देखो इस वाले टॉपिक में हमने देखा था
कि क्या हो रहा था कि जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे थे ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा था, धीरे धीरे टूट के कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम उसे कह रहे थे, जिसमें वो कंप्लीटली टूट रहा था और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रहा था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या था, जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे थे धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही थी, उसकी डिसोसिएशन हो रहा था और एकदम से हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी। तो ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसकी पॉइंट हमें कहीं पे मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो समस्या ये आ गई कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करी जाएगी, क्योंकि ग्राफ के ऊपर वो कहीं पे मिल ही नहीं रही है। तो तब जाके हमारा कोलरोच साइंटिस्ट आया था, और कोलरोच ने फिर हमें क्या बताया, कोलरोच ने हमें बताया कि हम विदाउट डाइल्यूशन भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने बोला कि जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट होता है, जितने भी आयन बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे या नेगेटिव बनेंगे, हर एक आयन कंडक्टिविटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व करेगा। तो उसी के अंदर उसने डेफिनेशन दी थी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, की जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है वो होगी इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयन, वो उसके आयंस के जोड़ के बराबर होगी। जैसे मैं KCl की अगर मोलर कंडक्टिविटी मान लूँ, देखो ये जो नॉट लगा रहा हूँ मैं, नॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आपको पहचानना है। अगर सिंपल मोलर कंडक्टिविटी होगा तो वो डाइल्यूशन नहीं होगा, अगर आपने नॉट नहीं लगाया तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो KCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वैल्यू देख रहे हैं, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जितनी उसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी जनरेट करेंगे उन दोनों की जोड़ हो जाएगी। तो ये होता है हमारा कोलरोच लॉ, इस तरीके से आपने इसका आंसर लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली ही याद कर लेनी है कि इसकी वैल्यू होती है आपकी 0। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है C, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कहता है कि हमारे पास में क्या दिया गया है, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, कि कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी कूलाम के अंदर इन द फॉलोइंग रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन, कि अगर मैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराता हूं तो मुझे कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम में बदलना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम के अंदर कब बदलेगा, ये तब बदलेगा जब वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर वो डिपॉजिट होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब 3 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिख के दिखा देनी है। देखो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखा दी है, फिर वो चार्ज रिक्वायर कर रहा है तो 3 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500, तो इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट में क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ H2O to O2, हमें H2O को कन्वर्ट करना है O2 के अंदर। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और यहाँ पे देखेंगे तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इसका मतलब यहाँ पे उसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, देखो यहाँ पे वो रिलीज करेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे रिलीज करेगा तब जाके वो ऑक्सीजन के अंदर बदल सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा तो कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 2 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो देखो आपने लिखना कैसे है इस तरीके के, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिख रखा है, आप 1 मॉलिक्यूल भी लिख के दिखा सकते हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये यहाँ पे बदलेगा तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो 1 मोल अगर वाटर हम बदलें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। 1 मोल के लिए 2 निकलेंगे, 2 मोल के लिए 4 निकलेंगे, यहाँ पे 2 मोल लिख रखा है उसने। तो चार्ज कितना जरूरत पड़ेगा, 2 फैराडे, तो यहाँ पे फैराडे से मल्टीप्लाई कर दी 96,500 से, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहता है कि MnO4 नेगेटिव को कन्वर्ट करो Mn2 पॉजिटिव के अंदर। तो देखो फिर से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है, MnO4 नेगेटिव। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको आपने X मान लेना है। प्लस में 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 बराबर में। अब देखो अगर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना तो हम 0 लिखते थे, लेकिन अगर ऊपर माइनस चार्ज आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, या प्लस में कोई भी चार्ज हो तो उसकी वैल्यू हम बराबर में लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो हम लिखेंगे -1, और इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में -2 हो जाएगा तो -8, ये उधर जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 8 - 1, यानी x की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, और ये बदलना किस में चाहता है, तो ये बदलना चाहता है +2 के अंदर,
Mn+2 के अंदर। तो +7 से +2 पे जाएगा, मतलब उसे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज की कितनी जरूरत पड़ेगी? 5 फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो इसी तरीके से आपने लिख लेना है। ये यहाँ पे इसने रिएक्शन लिख के दिखा दी है। अगर आप रिएक्शन नहीं भी लिखना चाहते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं कि Mn+7 के अंदर प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा और बना देगा Mn+2। आप इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये आप लिखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चार्ज रिक्वायर्ड हो जाएगा 5 फेराडे, और यहाँ पे 96,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपने एक्सप्लेन करने हैं बोथ लॉज ऑफ फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस। यानी फेराडे के हमारे पास में दो लॉ हैं, एक तो है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा लॉ है हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेराडे के पहले लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि जैसे देखो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड ले ली है इस तरीके से, ये मैंने इलेक्ट्रोड ले ली है, एक एनोड की तरह काम करेगी और दूसरी काम करेगी कैथोड की तरह। तो जैसे ही मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ तो वो कहता है कि जितने आयंस इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होंगे वो उतने ही ज़्यादा होंगे जितना ज़्यादा मैं क्या करूँगा, उसके अंदर से चार्ज पास आउट करवाऊँगा। ये बात वो यहाँ पे कहता है। तो देखो क्या कहेंगे, आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कि किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो या तो डिपॉजिट हो इलेक्ट्रोड के ऊपर या फिर लिबरेट यानी निकलने लग जाए उससे, एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, कि जितनी ज़्यादा हम उसके अंदर से चार्ज पास आउट करेंगे उतना ही वेट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। कहीं कहीं यहाँ पे W की जगह पे M भी लिखा हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो W क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड, और Q होता है हमारे पास में चार्ज। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो Z यहाँ पे लग जाता है, और Z होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट का अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊँ तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फेराडे, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा ना तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर और मल्टीप्लाई में हो जाता है फेराडे। तो ये कंप्लीट इसका Z का फॉर्मूला बनता है। और चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट इंटू में टाइम, यानी I इंटू में T हो जाता है। तो आपने ये बातें याद रखनी है क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब हम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोड एक सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक सेल ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, एक सीरीज के अंदर अगर वो कनेक्टेड है तो क्या होगा, जितना वेट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, ये बात वो कहता है। तो देखो हम पढ़ लेते हैं इसको कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कहाँ से, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो कि एक सीरीज के अंदर प्रेजेंट होंगी, पहले एक हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, इस तरीके से। द मासेज ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, तो जितना ज़्यादा मास वो डिपॉजिट होगा ना वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये हमारी रिलेशन आ जाती है, ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, कि आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है निकल नाइट्रेट का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। यहाँ पे आपके पास में क्या दे दिया है, 5 एम्पियर करंट दे दिया है, यानी यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू पता चल गई, करंट की वैल्यू पता चल चुकी है कि करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, और टाइमिंग की वैल्यू पता चल चुकी है मुझे यहाँ पे कि 20 मिनट आपको क्या दी गई है, टाइमिंग की वैल्यू दी गई है 20 मिनट। फिर वो कहता है कि व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड, आपने पता करना है कि निकल का कितना मास कैथोड के ऊपर डिपॉजिटेड हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो निकल है वो डिपॉजिटेड होने में कितना चार्ज लगा है। तो निकल की हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज लगा है, तो यहाँ पे हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 NO3 लगे हुए हैं, इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज होगा, और 2 नेगेटिव चार्ज किससे अटैच होता है, 2 पॉजिटिव से अटैच होता है। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि निकल 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे तब जाके निकल बना होगा। और यहाँ पे मुझे पता चल गया कि अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे
2 हो गई है। अब मुझे करंट की वैल्यू पता चल चुकी है 5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू पता चल चुकी है 20 मिनट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि 20 मिनट्स को जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1200 सेकेंड्स हो जाता है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे टाइमिंग की वैल्यू पता चल चुकी है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने चार्ज फाइंड आउट करना है। तो देखो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैंने करंट की वैल्यू पुट करी, फिर मैंने टाइमिंग की वैल्यू पुट कर दी, फिर मेरे पास में वैल्यू आ गई 6000 कुलाम। तो ये आ गया चार्ज। अब मैंने निकालना है कि कितना मास डिपॉजिटेड हुआ होगा कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे आपने फेराडेज का फर्स्ट लॉ याद करना है। देखो फेराडे के फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि उतना ही वेट डिपॉजिट होगा जितना ज़्यादा हम उसके अंदर क्या करेंगे, चार्ज पास आउट करेंगे। और इस जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते थे तो इसके स्थान पे लगता था जेड। और चार्ज की वैल्यू क्या होती थी, चार्ज की वैल्यू हम एज इट इज ही लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। जेड होता था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया हमने। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में होता है फेराडे, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा चार्ज। फिर हम क्या करेंगे, देखो डब्ल्यू इक्विवेलेंट वेट का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, और मल्टीप्लाई में क्या है, देखो ये फेराडे है तो यहाँ पे फेराडे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा चार्ज। तो देखो W की जगह पे यहाँ पे इसने क्या लिखा है, यहाँ पे M लिख रखा है। तो बात सेम ही है, मास ऑफ वेट डिपॉजिटेड कह लो या वेट डिपॉजिटेड कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे M लिख दिया इसने, Q मल्टीप्लाई में M हो गया, तो देखो Q मल्टीप्लाई में M हो गया, और डिवाइड में N मल्टीप्लाई में F हो गया। तो M क्या है, M है मोलर मास, और Q है जो चार्ज होता है वो है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F है फेराडे। तो इन सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो चार्ज की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 6000 कुलाम, ये हमने निकाल दी, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई में जो मास की वैल्यू है, देखो निकल का कितना मास होता है, तो ये हमें गिवन दे रखा है उसने, देखो ये दे रखी है वैल्यू 58.7, तो यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई कर दी। डिवाइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ले रहा था वो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो हमने 2 वैल्यू पुट कर दी। और मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 96500, क्योंकि फेराडे की ये वैल्यू होती है। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, मास ऑफ वेट डिपॉजिटेड आ गया कि 1.82 ग्राम। तो इतना ही निकल क्या हुआ है, वहां पे डिपॉजिटेड हुआ है कैथोड के ऊपर। तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 स्टेप से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन बताओ। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये एक सीरीज होती है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं, कई सारे एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे कई सारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख भी देता हूँ कि लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, निकल, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से एक सीरीज होती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट होता है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है 0। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो बढ़ती है नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव के वैल्यू अंदर इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव के अंदर इंक्रीज होती है। मतलब ये है कि जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसकी कम नेगेटिव वैल्यू होती है वो कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये वो सीरीज होती है, इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं आप, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें इनकी जो अरेंज कर रखी है हमने, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे अरेंज कर रखी होती है। एप्लीकेशन में आप क्या बताएंगे, देखो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये बताता है कि कौन सी रिएक्शन चलेगी, कौन सी रिएक्शन नहीं चलेगी, इसके बारे में बताता है। जैसे देखो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास में एक रिएक्शन है कॉपर जमा में जिंक सल्फेट, और ये पूछता है ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन चलेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी अभी क्या बताया कि जो ऊपर की तरफ जाते हैं ना वो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है उनकी। तो जिंक कहाँ पे है, देखो जिंक तो ये रहा ऊपर की तरफ है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर है नीचे की तरफ, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब कमजोर वाला एलिमेंट आएगा तो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को तो हटा नहीं सकता वो, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं चलेगी। तो इस तरीके से ये हमें बताने में हेल्प भी करता है कि कौन सी रिएक्शन चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। सेकेंड पॉइंट में वो कहता है कि टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ,
कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, किसकी रिड्यूसिंग पावर होती है, इसके बारे में भी ये हमें हेल्प करता है। देखो, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना, वो ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती चली जाती है वो क्या करता है, रिडक्शन करना पसंद करता है। तो इनकी वैल्यू के आधार पे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन करना पसंद कर रहा है और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है। देखो थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमें ईएमएफ कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। क्या फार्मूला था ईएमएफ निकालने का, तो ईएमएफ निकालने का फार्मूला था हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये हमारी हेल्प किस तरीके से करता है, ये हमें बताता है कि कौन सा कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, कौन सा एनोड की तरफ बिहेव करेगा। जैसे जैसे वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ती चली जाती है वो बिहेव करता है एनोड की तरफ। वो कैसे बिहेव करते हैं, एलिमेंट एनोड की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती चली जाती है वो कैथोड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये बातें हमें बेसिक सी बातें हैं, इन बातों का पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि टू प्रिडिक्ट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी बताता है कि कौन सा एलिमेंट किसी को रिप्लेस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे कॉपर मैंने बताया कि ये नीचे की तरफ आता है, इसीलिए ये जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता था, तो ये हमें ये इस बारे में भी बताता है। और फिफ्थ पॉइंट में आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे टू डिटरमाइन कोरोजन टेंडेंसी, कि कौन कोरोजन जल्दी करेगा, कि कौन से एलिमेंट से कोरोजन को बचाया जा सकता है कोटिंग करवा के, इनके बारे में भी ये हमें बताता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी यहाँ पे मुझे करंट की वैल्यू मिल चुकी है 0.5, ये वैल्यू आ चुकी है मेरी करंट की, आई की, फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे 2 घंटे क्या आ चुका है, मेरे पास में टाइम आ चुका है कि किसी वायर के अंदर से 2 घंटे तक इतने करंट फ्लो करता रहा। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे ये बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन उस वायर के अंदर फ्लो किए होंगे, ये बात वो पूछता है। तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मैं चार्ज निकालूंगा, और चार्ज का यूज करके मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास में देखो करंट की वैल्यू पता चल चुकी है 0.5 एम्पियर, टाइम 2 घंटे था, मैंने इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ये 7200 सेकंड आ चुके हैं। देखो ठीक है, फर्दर हमने क्या, देखो ये 7200 सेकंड कैसे बने हैं, पहले 2 घंटे को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो बने होंगे मिनट, और फिर मिनट को हमने 60 से फिर से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके वो सेकंड बने होंगे, तो इसीलिए 7200 सेकंड आया है। फिर हमने यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया कि चार्ज क्या है, करंट इनटू टाइम है, तो यहाँ पे 0.5 की हमने मल्टीप्लाई करवा दी, यानी करंट की मल्टीप्लाई करवा दी टाइम से, तो ये हमारे पास में चार्ज आ चुका है। अब मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब होता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इतने चार्ज में से, देखो ये जो चार्ज हमने निकाला है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया, देखो 3600 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, ये तो हमने अभी अभी किया था, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो ये दोबारा रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कई क्वेश्चन हमारे बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। वैसे जब मैं इनको कलेक्ट कर रहा था तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे मुझे, लेकिन मैंने उनको सारों को ही नहीं लिखा, वरना आपको पता भी चलता कि कोई क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। तो ये जो आपका सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अच्छे से इसको बिल्कुल क्लियर करना, और एग्जाम से पहले तो इसको बिल्कुल देख के ही जाना। कई क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, देखो यहाँ पे ये वाला कर रखा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हमने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि एसआई यूनिट मैंने बताया था कि आपको याद रखनी है। तो एसआई यूनिट इसकी होती है मोलर कंडक्टिविटी की साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनोड इन ड्राई सेल। अब देखो ड्राई सेल क्या होती है, तो ड्राई सेल हमारी, देखो जो हम उनमें जो हमारे रिमोट वगैरह होते हैं उनके अंदर जो हमारे सेल डलते हैं ना, रिमोट के अंदर, रिमोट टीवी का रिमोट हो गया या जो भी हमारे रिमोट होते हैं, जो सिंपल जो हमारे सेल होते हैं उनके अंदर जो सेल डलता है उसी को कहा जाता है ड्राई सेल। तो यहाँ पे इसका कुछ स्ट्रक्चर भी हमने बताया था जब हम आपका ये कंप्लीट सिलेबस करवा रहे थे उस टाइप से, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ, है ना। यहाँ पे क्या होती है, एक रॉड होती है इस तरीके से, ये जो कंटेनर होता है वो किसका बना होता है, जिंक का कंटेनर बना होता है जो कि एनोड की तरह काम करता है। और ये जो रॉड होती है
वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट की, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन कह लें या फिर, ठीक है, उसकी बनी होती है। और यहाँ पे एक सॉल्यूशन इसके अंदर फिल किया जाता है इसके चारों तरफ। तो फिलहाल मेनली हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है कि व्हाट इज एनोड इन ड्राई सेल, तो एनोड कौन सा हो जाएगा हमारा, जिंक हो जाएगा, तो इसका आंसर है हमारा जिंक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है, ए सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये यहाँ पे कोई फार्मूला था, ये आपका तब का क्वेश्चन है जो मतलब जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था उससे पहले का, इसीलिए यहाँ पे पिछले प्रीवियस पेपर में ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ए सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, तो यहाँ पे हम मेन बातें देखते हैं। तो हमें टाइम की वैल्यू दे दी है, टाइम की वैल्यू कितनी दे दी, 10 मिनट दे दी, और करंट हमें दे रखा है 1.5 एम्पियर। तो आपसे पूछा है कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बताइए, तो यहाँ पे भी आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपने अप्लाई करना है फैराडे लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसने यहाँ पे रिएक्शन दे दी है हमें, इसके अंदर हमें रिएक्शन नहीं दी गई है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर हम जब देख रहे थे तो यहाँ पे मिल गया था हमें ये क्वेश्चन। तो कॉपर का कोई यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे, मान लेते हैं कि हमारे पास में कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, ये कॉपर बना देगा। तो वही यहाँ पे रिएक्शन लिखी है कि कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कॉपर बना देता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे इसके अंदर, करंट हमने बता दिया, टाइम हमने बता दिया कि 10 मिनट है, तो सेकंड के अंदर उसे कन्वर्ट कर लिया। अब चार्ज जब निकालेंगे तो चार्ज का फार्मूला होता है करंट इनटू टाइम। करंट की हमने वैल्यू पुट कर दी 1.5 और टाइम की हमने वैल्यू पुट कर दी 600 सेकेंड। जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं 900 गुलाम इसका चार्ज आ जाता है। तो हमने निकालना है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कि कॉपर का मास कितना डिपॉजिटेड होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है फैराडे लॉ, और फैराडे लॉ हमने बताया था कि फैराडे क्या होता है, फैराडे ने बताया कि जितना उतना ही वेट डिपॉजिट होगा जितना हम उसके अंदर क्या पास आउट करेंगे, चार्ज पास आउट करेंगे। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, जेड लग जाता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। और जेड निकालने का हमारा फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फैराडे, और मल्टीप्लाई में क्या है, ये चार्ज तो हमारा एज इट इज़ है, तो चार्ज एज इट इज़ रहेगा। और फिर इक्विवेलेंट वेट निकालने का हमारा फार्मूला होता है मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, ये फैराडे नीचे का नीचे ही था तो मल्टीप्लाई में फैराडे, और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है, चार्ज है, तो चार्ज मल्टीप्लाई में है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे नोटेशन चेंज हो सकती है, जैसे मास यहाँ पे एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो m है मल्टीप्लाई में q है, तो m मल्टीप्लाई में q है, और डिवाइड में है n मल्टीप्लाई में फैराडे। तो ये वैल्यूज लिख रखी हैं। अब सारी हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो चार्ज की वैल्यू कितनी आई है, 900 कुलाम है, तो हमने लिख दिया। मास कितना है, तो मास हमें दे रखा है, देखो ये 63.5 दे रखा है, यहाँ पे मास हमने पुट कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं इसके अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 की वैल्यू पुट कर दी, और फैराडे की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो मास आ गया 0.296 ग्राम, तो इसका आंसर आ जाता है 0.296 ग्राम आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन कीजिए कोहलरॉच लॉ विद सुइटेबल एग्जांपल। ये हमने पहले भी बताया था, इसकी कहानी भी बताई थी कि ये आया था जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, तब जाके कोहलरॉच साइंटिस्ट आया था। उसने बताया कि जो मोलर कंडक्टिविटी निकलती है वो चाहे कोई सा भी आयन हो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन जरूर देखने को मिलेगा। तो चाहे वो पॉजिटिव आयन है चाहे नेगेटिव आयन है, अगर हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो हम सारे आयन्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वही आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही बात किसने बताई, कोहलरॉच ने बताई। तो इसको देखो, इसका दूसरा नाम भी होता है कोहलरॉच लॉ ऑफ इनडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, ईच आयन मेक ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो हर एक आयन के कंट्रीब्यूशन के द्वारा होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही आयन के द्वारा आएगी, जितने भी आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन जरूर उसके अंदर देखने को मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन प्रेजेंट। उसके नेचर के ऊपर ये बात डिपेंड नहीं करेगी। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। तो यहाँ पे हमने नोटेशन को बता दिया कि ये जो नॉट लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करेगा कटायन की, और ये रिप्रेजेंट करेगा अनायन की। एग्जाम्पल में हमने ले लिया पोटासियम क्लोराइड। तो पोटासियम क्लोराइड की अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालेंगे तो के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जितने भी आयन इसमें से निकलेंगे वो इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे सीबीएसई के पीवाईक्यू, यानी जो हमारे पिछले 10 सालों में जितने भी सीबीएसई के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो जो सीबीएसई के पीवाईक्यू हैं वो हम पार्ट सेकंड के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए हमारे चैनल के बारे में कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारा जो पार्ट सेकंड है वो जल्द ही अपलोड होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।